नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में आपके एग्जाम को लेकर के वो महत्वपूर्ण शब्द जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आपके या तो प्रश्नों में देखने को मिलते हैं या विकल्पों के रूप में देखने को मिलते हैं। हर जो आपका शब्द लिखा हुआ है, हर शब्द से आप ऐसे समझिएगा कि एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर आपके निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की, तो इससे कम आपके 4 प्रश्न देखने को मिले थे जनवरी 2024 वाले पेपर में। और पेपर 2 में हिंदी पेडागोजी में समग्र भौतिक प्रक्रिया से कम 3 प्रश्न आए थे। तो हर चीज़ इसमें, हर शब्द आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो आपकी पेडागोजी के और आपके CDP में आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेहतर करके जाएंगे। शुरुआत करते हैं क्लास की। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा और विचार के बारे में। भाषा और विचार है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बात करें अगर भाषा और विचार के जो आपके पेपर में आता है तो केवल इतना आता है। एक तो इसमें प्याजे का मत पूछेगा कि प्याजे ने क्या कहा, दूसरा आपका वाइगोत्स्की का पूछेगा कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा। ठीक है, तो प्याजे के अनुसार पहले विचार आई फिर भाषा आई। ठीक है, प्याज से याद रखेंगे प्याज, और विचार से रखेंगे अचार। ठीक है, तो प्याज का अचार या प्याजे ने पहले क्या दिया, विचार दिया। ठीक है, उसके बाद भाषा दी। वाइगोत्स्की साहब की बात करें तो वाइगोत्स्की ने पहले भाषा दी, उसके बाद विचार दिए। समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा कि अगर आपको विकल्प में ये देखने को मिल जाता है कि भाषा और विचार एक दूसरे को परस्पर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ये लिखा है विकल्प में कि भाषा और विचार एक दूसरे को पृथक करते हैं, भाषा का हमें अलग विकास करना है, विचारों का हमें अलग विकास करना है, या भाषा और चिंतन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो सही हो जाएगा। अगर ये हो गया कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से पृथक हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। भाषा और चिंतन दोनों ही एक दूसरे को परस्पर निर्भर होते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दोनों को साथ में ही रख करके चलना है, हमें इनका अलग विकास नहीं करना है। और अगली चीज कि प्याजे के अनुसार क्या आया पहले, तो प्याजे के अनुसार पहले विचार आई फिर भाषा आई। और वाइगोत्स्की से भाषा समझ सकते हैं आप, तो वाइगोत्स्की ने पहले क्या दिया, वाइगोत्स्की ने दिया पहले भाषा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं हमारे भाषा कौशल के बारे में, जिनसे हमारा एक प्रश्न या दो प्रश्न हर बार हिंदी पेडागोजी में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए इससे अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। बात करें अगर इसकी भाषा कौशल की, तो हमारी 4 भाषा कौशल हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम ट्रिक के साथ में याद रखते हैं सुबोपली। सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों का विकास एक तरीके से परस्पर निर्भर होता है, हमें एक साथ ही करना चाहिए। इसमें से ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? बात करें अगर ग्रेडात्मक कौशल की, जो जिन चीज़ों को हम ग्रेड करते हैं, अब हम जैसे पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने अंदर ग्रेड ही तो कर रहे हैं ज्ञान को। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा हमारा ग्रहणात्मक कौशल। सुनना, अब सुनकर के लोग जो बोल रहे हैं वही तो हम सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर ही तो बात जा रही है वो। ठीक है, तो अपने अंदर ही तो जो चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं वो हमारे अंदर ही तो जा रही हैं। तो दोनों चीज़ों को हम ग्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रेडात्मक कौशल। अव्यक्तात्मक कौशल की बात करें, अब बोलकर हम दूसरों को ही तो बोल रहे हैं, तो जो चीज़ें दूसरों के लिए की जाती हैं, अब लिखना दूसरों के लिए लिखते हैं कि दूसरे हमारे विचार को जानें। ठीक है, अब खुद लिख करके खुद पढ़ रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या, जब दूसरे उस चीज़ को जानते हैं तभी तो वो अव्यक्तात्मक के अंतर्गत आएगा। बोलिएगा अच्छा। ठीक है, तो व्यक्तात्मक कौशल में एक तो आपका लिखना हो गया, दूसरा आपका बोलना हो गया। अब बोल करके, अब अकेले में बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं, लेकिन जब लोगों के सामने बोल रहे हैं तो वो बोलना अभिव्यक्ति ही तो कर रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम मेरा जो बोलना है वो आपका अव्यक्तात्मक कौशल के अंदर ही गति ही तो आएगा। ठीक है, ये आपके 4 कौशल होते हैं, इनसे आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। पिछली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं, उन्हें छोड़कर मत आना। भाषा और चिंतन से आपको हर बार के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को आया है, और ये प्रश्न भी आपके लिए जरूर आएगा कि भाषा और चिंतन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, आप सीधा उस पर सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव होगा अगर प्रश्न तो। ठीक है, भाषा और चिंतन का विकास एक साथ होता है। चिंतन और विचार का मतलब एक ही समझिएगा आप लोग। ठीक है, निदानात्मक क्या होता है, निदान का मतलब समझिएगा कि पता लगाना। जब विद्यार्थी की शिक्षण के दौरान उसकी कमियों के बारे में जानना होता है कि विद्यार्थी शिक्षण के दौरान क्या कमियां कर रहा है, तो हम उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं।
ठीक है। ऐसे समझिएगा कि निदान से ऐसे कि जब बच्चा पढ़ने में जो कमजोरियां महसूस कर रहा है, कोई छोटा बच्चा उसे जोड़ नहीं आ रहा है तो किस लिए नहीं सीख पा रहा है, उसकी जो कमियों को हम जान रहे हैं वो हमारा निदानात्मक हो गया। और जब उस जोड़ को सिखाने के लिए हम उसको नई शिक्षण विधि बता रहे हैं, नई चीज़ों से सिखा रहे हैं, तो उसका उपचार कर रहे हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये शिक्षण विद्यार्थियों की कमियों के लिए जानने के लिए किया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो ये जब कमियों को दूर करने के लिए, कमियों के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे। और कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे। समायोजन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। वातावरण के अनुकूलन के अनुसार जैसे पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा बदलाव करके नए ज्ञान को जोड़ देना ही हमारा समायोजन है। ठीक है, वही परिभाषा लिखी हुई है। तो ये एक तरीके के रिवीजन के लिए आपकी सबसे अच्छी क्लास होने वाली है। आप लोग ऐसे समझिएगा, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में क्लास को शेयर करेंगे, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही तो हमें लगेगा कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। हमने आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए वो क्लासें कराई हैं जो आज तक आपके लिए किसी ने नहीं कराई होंगी। वो हर महत्वपूर्ण शब्द हमने आपको कराया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है वो क्लासें भी इस क्लास को देखने के बाद देखिएगा। एग्ज़ाम में आपका कम समय बचा है तो उसके लिए बेहतरीन पढ़ करके जाइएगा। बात करें अगर आपकी समग्र भौतिक प्रक्रिया की, ये क्या है, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया ऐसे समझिएगा कि आप कक्षा में एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को निर्देश दे रहे हैं और उन आपके निर्देशों के ही अनुसार बच्चे क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे बच्चा बोल भी रहा है और शारीरिक क्रियाएं भी कर रहा है, बच्चा पढ़ भी रहा है, शारीरिक क्रियाएं भी कर रहा है। जैसे हम बच्चे से कह रहे हैं दाएं मुड़, तो बच्चा, अब ये थोड़ा ना कि दाएं मुड़ केवल बोले, बच्चा दाएं मुड़ बोल भी रहा है और दाएं मुड़ भी रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आप क्लास में अगर बच्चे से बोलेंगे सब बिगाड़ दे सही व्यवस्था। ठीक है, तो आप जैसे मान के चलिएगा आप क्लास में एक शिक्षक हैं, तो जब बच्चों को आप निर्देशात्मक तरीके से एक तरीके से पढ़ाएंगे, तो बच्चा आप बोल रहे हैं जैसे कि दाएं मुड़, तो बच्चा दाएं मुड़ बोल भी रहा है, साथ में मुड़ भी रहा है, तो बच्चा साथ में जो शारीरिक क्रियाएं भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो जब बच्चा शारीरिक क्रियाएं भी करता है और साथ में पढ़ता भी है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समग्र भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। यह भाषा शिक्षण की एक विधि है जो शिक्षक के याद आदेशानुसार या आदेश देने के साथ में शारीरिक गति का समन्वय संदर्भित करता है। परिभाषा इसकी कठिन लिखी है, आप साधारण भाषा में समझिएगा कि जैसे एक कक्षा है, उसमें आप एक शिक्षक के तौर पर हैं और आप जब से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वो चीज़ पढ़ भी रहा है, उसके साथ शारीरिक क्रियाएं भी कर रहा है। जैसे आप बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं, मोर की कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा मोर बनने की कोशिश कर रहा है, बच्चा मोर की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है, बच्चा एक तरीके से पंख नाच रहा है मोर की तरीके से। पंख, अगर आप पंछी के बारे में बता रहे हैं तो पक्षी के बारे में वो अपने पंख भी, हाथों के द्वारा पंख उड़ रहा है, वो पंख हाथ चला रहा है अपने पंखों की तरीके से। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी समग्र भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। दक्षता आधारित पठन क्या होता है, तो किसी जब विद्यार्थी निपुणता के लिए, यानी कि हम योग्य बन जाएं, ठीक है, योग्यता के लिए पढ़ता है, निपुणता के लिए पढ़ता है, तो वो हमारा दक्षता आधारित पठन कहलाता है। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए पठन दक्षता आधारित पठन कहलाता है। निपुणता मतलब योग्यता, कि वो अपने आप को सर्वयोग्य बनाए, उस जो विषय है उसका, उस विषय में वह एक अच्छा प्रदर्शन करके आए। तो ये जो पठन होता है हमारा, वो दक्षता आधारित पठन कहलाता है। अगला आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा से आप समझिएगा कि जो बच्चों के लिए शिक्षा है, बच्चे को जो सक्रिय रखे, ठीक है, यह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्चतम प्रणाली है। सही बात है, इसके समर्थक जॉन डीवी थे। इसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है, इसमें बच्चा सक्रिय होकर एवं करके सीखता है। आज के समय में सबसे उपयोगी शिक्षा जो है, सबसे उच्चतम शिक्षा जो है, वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे एक तरीके से रुचि लें पढ़ने में, बच्चे को घर से ज़्यादा विद्यालय में अच्छा लगे, आप शिक्षक के साथ में अच्छा लगे, तो बच्चा उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर हम मेहनत करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में जब हम शिक्षक बनेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप लोग अगर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि नहीं जल्दी से रात ख़त्म हो, सुबह हो, हम विद्यालय पहुँचें, और विद्यालय जाकर के हम सर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाएं, जो ऐसा ज्ञान कराएं हमें कि हमें लगे कि वाकई में मज़ा आ गया। तो बच्चे के अंदर एक रुचि हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे जिन्हें घर से ज़्यादा विद्यालय में अच्छा लगता है।
क्यों? क्योंकि उन्हें वो वातावरण मिल रहा है, उनकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, चलिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा से समझ में आ गया जो बच्चों के लिए ही है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपकी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, जब बच्चा मातृभाषा की बिना सहायता से दूसरी भाषा सीख लेता है, तुम्हारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसमें बच्चा मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता। ऐसे समझिएगा कि आप अभी यूपी में हैं, आप गए तमिलनाडु में गए, वहाँ पर आप लोगों ने हिंदी का बगैर प्रयोग करे तमिल भाषा सीख ली, तो वो आपका प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जा सकता है। ठीक, क्या है कि इस विधि में बच्चा बिना मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा सीखता है, इस भाषा को बोलकर एवं सुनकर अर्जित करता है। एक तरीके से भाषा अर्जन होती है। सही बात है, जब मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जब व्याकरण के नियम नहीं सीखेगा, हर चीज़ नहीं जानेगा, उसकी बगैर सहायता से जब बच्चा भाषा को सीखता है तो हमारी क्या कहलाती है, भाषा अर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है, जैसे यहीं पर लिखा कि एक बच्चा तमिलनाडु में रहकर बिना हिंदी की सहायता से तमिल सीख जाता है। अब खेल विधि क्या है, जो खेलों के माध्यम से सिखाई जाने वाली विधि खेल विधि कहलाती है। विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होती है, क्योंकि खेल विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं और विद्यार्थी खेलों के माध्यम से अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है। आगमन विधि से क्या समझते हैं आप, तो आगमन विधि जो है वो आपकी उदाहरण से नियम की ओर चलती है। किससे? उदाहरण से नियम की ओर। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो आगमन का आ, उदाहरण का उ, मतलब आगे तीन तीन से बने हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों मिल गए, और निगमन का नी और नियम का नी, तो मतलब वो नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। ट्रिक याद आ गई आपको? ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है आगमन विधि, तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसके जनक अरस्तु हैं। इस विधि में पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके नियम सिखाए जाते हैं। मतलब ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इस विधि में यह विधि करके सीखने पर बल देती है। किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, बड़े से छोटे की ओर। पहले जैसे आपको बड़ी पेड़ के बारे में बताया जाएगा, फिर उसकी आकृति के बारे में बताया जाएगा। पहले आपको एक बड़ी मकान के बारे में बताया जाएगा, फिर उस पर जो वस्तुओं का प्रयोग हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। पहले जो आपको ज्ञात होगा उसको बताया जाएगा, फिर जो आपको ज्ञात नहीं होगा उसको बताया जाएगा। जो चीज़ आपके सामने है पहले उसके बारे में बताया जाएगा, फिर जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए आगमन विधि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों में अगर आगमन विधि और निगमन विधि में पूछा जाए तो आप लोग आगमन विधि पर ही टिक लगाएंगे, वो आपकी पॉजिटिव विधि हो जाएगी। ठीक है, अगली है आपकी निगमन विधि। तो नी से नियम समझिएगा आप लोग। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए होती है। जैसे पहले विद्यार्थियों को नियम सिखाए जाते हैं, सूत्र बताए जाते हैं। ठीक, गणित में देखा जाए, उसके बाद ही उसे क्या किया जाता है, उसे उसके प्रश्न कराए जाते हैं, उदाहरण कराए जाते हैं। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है जिसके जनक अरस्तु हैं। इसमें विद्यार्थियों को पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उनका उदाहरण बताया जाता है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, और नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, रिवीजन में आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, हमें भी पता है। समावेशी शिक्षा क्या है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीडीपी में और हिंदी पेडागोजी या बात करें सेकंड लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये समझिएगा कि सभी के लिए समान शिक्षा, मतलब जो भी है बच्चा, जैसा चाहे वो वंचित वर्ग का हो, कमज़ोर बच्चा हो, थोड़ा दृष्टिबाधित बच्चा भी हो, मतलब कि हर बच्चा को जब एक क्लास में समान रूप से बैठा के सिखाया जाए, बेशक बच्चा पंजाबी हो, तमिल का बच्चा हो, हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा हो, ठीक है, उड़िया का बच्चा हो, मतलब जहाँ कहीं भी का बच्चा हो, जब एक कक्षा में बैठा करके उसे पढ़ाया जाता है तो वो हमारा समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें व्यक्ति की धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता, इसे एक उपलब्धि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करता है अलग अलग भाषी क्षेत्र से आया हुआ, तो वो हमारी कक्षा हो जाती है, वो बहुभाषी कक्षा हो जाती है, क्योंकि जो उसकी क्लास के जो छात्र हैं वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये साथ में ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि हर लाइन जो है वो पेपर में आपके जो ऑप्शन है उसमें देखने को मिल सकती है, सोच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, सभी के लिए समान शिक्षा। और एक पॉजिटिव है आपका, समावेशी शिक्षा को आप एक उपयोगिता के रूप में ले सकते हैं, उपलब्धता के रूप में ले सकते हैं। अगर कहीं भी इससे आपको नेगेटिव वर्ड मिले तो आप उसको सीधा काटेंगे, ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। आप लोगों ने हर सीटेट का जब आपको 30 प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न ऐसे मिल गए होंगे कि एक बच्ची क्लास में कहती है कि उसके पिताजी ट्रक चलाते हैं, माँ जी घर का काम करती हैं, ठीक है, या लड़कियों के लिए केवल ये काम बना है, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती,
लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ सकती, उनका काम केवल घर में खाना बनाना है। इस तरीके के अगर प्रश्न मिल जाते हैं आपको तो समझिएगा आप जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में बात चल रही है। क्या है कि जो समाज में लंबे समय से चली आ रही हैं, ठीक है, जिसमें लड़का लड़की के बीच भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें लड़के को ताकत वाले काम जैसे क्रिकेट खेलना, ट्रक चलाना, भाला फेंकना और लड़कियों को हल्के काम रस्सी कूदना, घर के काम करना दिए जाते हैं, वो हमारी जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। आप सीधा जेंडर रूढ़िवादिता पर ही टिक मारेंगे। तो चीज़ें लंबे समय से चली आ रही हैं उसमें हम सीधी जेंडर रूढ़िवादिता पर ही टिक मारेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं शीर्षगामी की और संयुक्त दूरामुखी की, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिक्सल। ठीक है, तो बात करें अगर इसकी शीर्षगामी की, तो इसमें जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है, ठीक है, तो सिफेलो से सर समझिएगा आप लोग, तो इसमें बच्चे का विकास जो है वो सर से पैर की ओर होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, शीर्षगामी हो जाता है। समीप दूरामुख की बात करें अगर, तो इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म होगा, छोटी पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल का विकास होता है। पहले बच्चे का हाथ का विकास होगा, फिर उसकी उंगलियों का विकास होगा, ठीक है, फिर वो उंगलियां अच्छी तरीके से चलाएगा। तो ये जो विकास होता है बड़े से छोटे की ओर होता है। पूरे शरीर का विकास होगा, फिर उसके अंगों का विकास होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, समीप दूरामुख कहलाता है। रिवीजन के तौर पर क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहेंगी। सीटेट देने के बाद में आपकी 20 जुलाई से यूपी टेट और सुपर टेट की भी क्लासें शुरू हो रही हैं, क्योंकि 27 में आपको वैकेंसी देखने को ज़रूर मिल जाएगी। इस चीज़ का आप लोग विश्वास रखिएगा, बस तैयारी में लगातार लगे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है मौका एक बार ही मिलेगा हमें। तो इस बार सीटेट अच्छी तरीके से पास करने के बाद में उसकी क्लासें भी शुरू होंगी। तो पेपर से पहले अगर हमारा कंटेंट तैयार हो जाता है, हर चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमें एक वो मिल जाता है, जैसे आप ऐसे समझिएगा कि बहुत से बच्चे इस समय रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये आपका रिवीजन ही तो है। तो ऐसे ही आप लोग पेपर के टाइम पे रिवीजन भी कर सकते हैं अपना, और अपना एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सुपर टेट में अच्छा स्कोर लाना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के लिए हम पहले ही वो कंप्लीट सिलेबस करा सकते हैं, देंगे आपको। अगर आप 20 जुलाई से जुड़ जाएंगे, लोगों को जोड़ लेंगे, और अच्छी तरीके से हमें लगेगा कि बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं, तो 20 जुलाई से आप लोगों के लिए सुपर टेट की क्लासें और यूपी टेट की क्लासें दोनों ही शुरू हो जाएंगी। कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, आप लोग कहेंगे कि मज़ा आ गया। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासें और जो आपकी आने वाले समय की यूपी टेट और सुपर टेट की इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में पिछली जो शब्दों की जो क्लासें हमारी नहीं देखी हैं, वो हर क्लास आपके लिए ज़रूरी है। टाइम मिले तो वो क्लासें आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ, जय हिंद।